क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है। जो क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स का वो बेस्ड है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिगेंड्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड, चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स, सेकंड क्लासिफिकेशन है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है। चलिए फिर देखते हैं अब टाइप ऑफ लिगेंड्स में क्या है। टाइप ऑफ लिगेंड, दे आर द टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टाइप ऑफ लिगेंड में दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, पहला है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड वन इज हेप्टोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए जो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है उसके एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इन होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में सिर्फ वन टाइप का कॉम्प्लेक्स लिगेंड प्रेजेंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। अब इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है CONH3 6 टाइम्स 3 प्लस का चार्ज। अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 6 अमोनिया है, तो एक ही टाइप का लिगेंड यहाँ पे 6 है। वन टाइप का लिगेंड 6 टाइम्स। ओके, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स देखते हैं। इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। क्या कह रहे हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ देखिए सेम एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हेक्सा अमोनिया कोबाल्ट था, यहाँ पे डाइक्लोरो टेट्रा अमोनिया कोबाल्ट लिया है। यहाँ पे 2 क्लोरो लिया है, डाइक्लोरो है, टेट्रा अमोनिया है और कोबाल्ट है। चलिए देखते हैं इनका एग्जांपल क्या है। इसके ऊपर +2 का चार्ज है। यहाँ पे एक कोबाल्ट मॉलिक्यूल्स 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है। अब देखिए मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, एक है अमोनिया, एक है क्लोरीन। तो अब ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यानी एक से ज़्यादा अगर लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो हेट्रोलैप्टिक टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर एक ही लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में तो वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है चार्जेस ऑन अ कॉम्प्लेक्स। अब मेरा कॉम्प्लेक्स जो है वो या तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, या तो आनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, या तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। यानी हमारे पास थर्ड जो चार्ज टाइप है, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके लिए हम इसे चार्ज कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, इट्स ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ देखिए द कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अ पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या पॉजिटिव चार्ज है किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो उसे हम कटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 का चार्ज है जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए SO4 का यूज़ किया गया है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ यहाँ पे अनदर एग्जांपल में आप देख सकते हैं ZnNH3 4 टाइम्स and +2 का चार्ज। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कटायनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ anionic complex, a negative charge on a coordination sphere is called a anionic complex। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है अनायनिक, तो उसे हम कहेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है तो उसे अनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, NiCN4 2-
FeCN6, K3FeCN6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे K3 लगा हुआ है, ओके, FeCN6 के ऊपर। तो यहाँ पे 3 प्लस और माइनस का चार्ज है, जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेशियम लगा रखा है, जिसकी वजह से ये चार्ज चला जाता है, ओके। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ओके। A neutral coordination complex does not possess any charge, that is neither cationic nor anionic but neutral। जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। CO NH2 thrice and NH3 thrice, this is the example of the neutral complexes। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आयोपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को पहले समराइज कर लेते हैं। नेम ऑफ अ लिगेंड फर्स्ट देन द नेम ऑफ द मेटल। ये रूल कहता है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद मेटल का नाम लिखना है। सेकेंड रूल कहता है द नेम ऑफ द अनायनिक लिगेंड आर ऑब्टेन बाय द चेंजिंग द एंडिंग IDE to O and ATE to ATO, एट टू एटो। देखिए क्या कहा है, अगर आप किसी अनायनिक लिगेंड का नाम दे रहे हैं तो उसके लिए जो एंड में लिगेंड का जो ओरिजिनल नेम है उसके एंड में अगर IDE है तो उसको रिप्लेस कर देना है O के साथ, और अगर ATE है तो उसको ATO के साथ रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। थर्ड रूल क्या कहता है, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन वन सिंगल वर्ड, नो स्पेस और डैश बिटवीन द नेम ऑफ द लिगेंड मेटल एंड काउंटर आयन। कह रहे हैं कि जब भी नेम दें कॉम्प्लेक्स को तो एक सिंगल वर्ड में दें, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई डैश नहीं होना चाहिए लिगेंड मेटल और काउंटर आयन के बीच में। आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। कह रहे हैं कि अगर मेटल का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है रोमन नंबर्स में। If a complex has more than one ligand of a same type, then use di, tri, tetra, penta, hexa for 2, 3, 4, 5, 6 respectively। कह रहे हैं कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन लिगेंड है, एक से ज़्यादा लिगेंड है, तो उसके लिए हमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का यूज करना है 2, 3, 4, 6 के लिए। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट देन राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक टाइप से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नेम लिखना है। इफ द नेम ऑफ द लिगेंड itself contain numerical prefix, then display by prefix with the bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4 and so on। Name for example, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ट्रिस इथिलीन डायमाइन फॉर EN थ्राइस। देखिए कह रहे हैं कि अगर कोई लिगेंड है जिसके नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज होता है तो उसके नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिस का, ट्रिस का, टेट्राकिस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे इथिलीन डायमाइन है, EN है, इथिलीन डायमाइन के अंदर डायमाइन यानी न्यूमेरिकल वर्ड का यूज होता है। तो अब ये 3 टाइम है तो इस 3 टाइम को लिखने के लिए हम ट्रिस का यूज करेंगे, ट्रिस इथिलीन डायमाइन, ओके।
The metal in cation or neutral complex is specified by its usual name. For anionic complex, the name of the metal end with the ATE. at कह रहे हैं कि अगर कोई मेटल कटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसको स्पेसिफाई करना है उसके यूजुअल नेम से, यानी कटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उनमें कोई चेंजेस नहीं करना, उनका नेम एज इट इज लिखना है। पर अगर कोई अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके जो मेटल का नेम होगा वो ATE के साथ खत्म करना है। ओके यहाँ पे हमने नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनके नेम देने हैं। पहला देखिए ये NiCN4 2- है तो इसका नेम क्या होगा, पहले लिगेंड का नाम देना है टेट्रासाइनो, फिर मेटल का नेम देना है निकलेट। देखिए ATE आया क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके नेम के लास्ट में 8 आएगा और फिर हमने उसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया तो ये क्या हो गया टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन। सेकेंड देखिए पोटेशियम एल्यूमिनियम C2O4 थ्राइस, इसका नाम कैसे होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3। अभी देखिए यहाँ पे इसको पोटेशियम के साथ रिप्रेजेंट किया है, ये एक्चुअल में एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स ही है। इसके 3 को बैलेंस करने के लिए 3 पोटेशियम लिया है, इसके लिए इसके नेम में लास्ट में 8 का ही यूज हुआ है, बट ये अब आयन स्टेट में नहीं है। अब देखिए एक कटायन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नेम है बिस इथिलीन डायमाइन डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनियम 4। इसमें देखिए ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसमें जो मेटल का नेम है वो एज इट इज कंसिडर किया हुआ है। एक और एग्जांपल है पेंटा अमाइन कार्बोनेट कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ना आगे बढ़ते हैं, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ट्राई अमाइन ट्राई थायोसाइनेटो रोडियम 3। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे EAN रूल्स कहते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN rule state that when the total number of electron those counted is found to be 18, 36, 54, 86, rule is said to be obey EAN rule and the complex। देखिए कह रहा है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपके पास, अगर उसका आप टोटल इलेक्ट्रॉनिक काउंट करते हो और वो जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक काउंट अगर 18, 36, 54, 86 आता है तो हम कहेंगे कि वो EAN रूल को फॉलो करता है। और जो कॉम्प्लेक्स है आर अज्यूम टू बी अक्योर ए ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये EAN रूल से हमें ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के पास एक ग्रेटर स्टेबिलिटी है। अगर उसके पास 18, 36, 54 या 86
18 ग्रुप एलिमेंट्स के अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स हैं तो उसके पास ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी होगा। फॉर्मूला फॉर EAN रूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल ले लेना है, उसमें से माइनस कर देना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, यानी सिंपल सा रूल है, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल में है उसको ले लेना है, अगर मेटल के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है, फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको लिगेंड ने डोनेट किए हैं वो काउंट कर लेना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि वो EAN रूल को फॉलो करता है कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, इसका जो एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का वो है 27, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोबाल्ट का वो +3 है यहाँ पे, तो कोबाल्ट +3 का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 24 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोबाल्ट +3 के पास 24 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 6 अमोनिया है, अमोनिया के लिगेंड 6 × 2, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यानी टोटल 6 अमोनिया ने 12 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। EAN रूल में हमने इसको पुट कर दिया, 27 - 3 + 12, तो 24 + 12 = 36। 36 देखिए आ रहा है, ये क्रिप्टॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हेंस हेक्सामाइन कोबाल्ट इज फॉलो EAN रूल, यानी EAN रूल इज ओबेड। नेक्स्ट है आइसोमर, चलिए आइसोमर देख लेते हैं। आइसोमर 2 टाइप के हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। पहला है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई होगा, ज्योमेट्रिकल और डायस्टीरियोमर आइसोमर्स, ऑप्टिकल और एनाइंशोमर्स। स्टीरियो आइसोमर में पहला टाइप है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के हैं, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम डायस्टीरियोमर्स भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को एनाइंशोमर्स भी कहते हैं। सेकंड है आइसोमर का टाइप कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जिसे स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। ये फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाई होता है, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर। चलिए अब स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशंस देख लेंगे क्या है। Stereoisomers. Stereoisomers have the same link among the constituent atom, but arrange of a atom in a space is different. देखिए जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनके पास सेम कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिगेंड्स होते हैं, लेकिन वो जो लिगेंड्स होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रियल अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो अलग होता है, यानी सेम having the same linkage among the constituent but different in a space arrangement. There are 2 types of stereoisomers. हमने देखा यहाँ पे 2 टाइप के stereoisomers हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसे हम डायस्टीरियोमर्स भी कहते हैं, और एनाइंशोमर्स जिसे ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डायस्टीरियो आइसोमर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है आइसोमर्स का। मेनली हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा करके हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करते हैं। देयर आर सिस एंड ट्रांस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लिगेंड, यहाँ पे सिस और ट्रांस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सिस आइसोमर्स
आइडेंटिकल लिगेंड ऑक्यूपाई द एडजेसेंट पोजीशन। सिस आइसोमर हम उसे कहते हैं जो आइडेंटिकल लिगेंड्स होते हैं वो अगर एडजेसेंट पोजीशंस में हैं तो उन्हें हम सिस आइसोमर्स कहेंगे। ट्रांस आइसोमर्स आइडेंटिकल लिगेंड्स अपोजिट ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशंस। अगर ट्रांस आइसोमर्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपोजिट पोजीशंस को तो हम उन्हें ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिस और ट्रांस आइसोमर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।